अब स्वीट हैं या सौर आतंकवादी हैं वो तो वो ही जाने, वो कौन से वाले आतंकवादी हैं। लेकिन हम तो आतंकवादी को आतंकवादी ही जानते हैं। जो केजरीवाल जी परिपूर्ण तरीके से वो देशद्रोह और आतंकवाद के काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं निशी शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रवाद में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव किरार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, पहले आप हमें संक्षेप में अपने बारे में बताइए, कैसे आपका कार्यकाल रहा और आपका सफ़र कैसा रहा। सफ़र, अगर राजनीतिक सफ़र की बात करूं तो बहुत सुंदर रहा। मैं छात्र राजनीति में भी अपना रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं 2006 में अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में मैंने कार्य करा। फिर मैं सेंट्रल काउंसलर रहा अपने रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो छात्र राजनीति से प्रारंभ करते हुए फिर अपना संघ में अपना समय दिया, कार्यकर्ता के रूप में काम करा। संघ का शिक्षक वर्ग भी मैंने अपना पूर्ण करा। फिर मैं अपना भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह अपना जो कार्य है, जो भी संगठन मुझे आदेश करते हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको निभाने की पूरी कोशिश रहती है। और बहुत अच्छा सारा समय रहा। तो सर, जैसे कि अब भारतीय जनता पार्टी में आपका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, तो आपको क्या लगता है आगे अभी एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तो आप क्या वो चुनाव लड़ेंगे? वो तो अब संगठन के रहते हैं। ये तो अपनी भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही निर्धारित करती है कि आप किसको सक्षम समझते हैं, किसको कार्यकर्ता को मौका मिलता है। तो उसी के अनुरूप सब कार्यकर्ता अपना कमल के निशान के प्रति अपने जागरूकता के साथ में, सजगता के साथ में सब लग पड़ते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या कार्यवाही होती है। जी, तो आपको सर मुझे बताइए, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में 15 साल से उनके पास एमसीडी रही, तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा से एमसीडी चुनाव जीतती है तो क्या कार्य वो इस बार करेंगे एमसीडी में? हमने इस 15 साल में जो कार्य करे उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। संक्षिप्त में बताऊँगा तो काफ़ी समय उसमें लगेगा। 15 साल का हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इसमें हुआ ये कि जैसे अभी हमने आपके 37 कॉम्पैक्टर प्लांट लगाए हैं, जिस कॉम्पैक्टर प्लांट से आपका 7 टन का कूड़ा 1 टन में आपका वो तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और उसको एसएलएफ प्लांट में फिर हम भेज देते हैं। अब आप दिल्ली में मेरठ एक्सप्रेसवे से आप आते हैं, वहाँ पे आप घुसते हैं इतने बढ़िया हाईवे के साथ में, और शुरुआत में ही आपको गाजीपुर के कूड़ों के ढेरों को देखना पड़ता है। वहाँ चीलें उड़ रही हैं। ये सब केजरीवाल सरकार ने उस तरफ उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। ये कार्य एमसीडी के अंदर आते हैं, एमसीडी को हटवाने चाहिए। केजरीवाल सरकार तो खुद भारतीय जनता पार्टी पे इस बात को लेकर बार बार निशाना साधती है कि उन्होंने कूड़े के ये जो इतने तोहफे में, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी केजरीवाल जी ने कहा था कि एमसीडी ने दिल्ली में दिया ही क्या है। उन्होंने 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं जो कि ताजमहल से भी ऊपर हो गए हैं। तो एमसीडी का 15 साल का कार्यकाल था, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो एमसीडी उसमें ध्यान देने वाली है। नहीं नहीं, हुआ ऐसे कि भ्रमित करने की राजनीति केजरीवाल जी बहुत बड़ी उसमें परिपक्व हैं बिल्कुल। वो एक तो पिछले 7 साल से एमसीडी कर्मचारियों के वेतन के लिए वो कोई भी अपना जो दिल्ली सरकार का जो फंड है वो फंड देना एमसीडी काउंसलर्स को, एमसीडी कर्मचारियों को, सब उन्होंने बंद कर रखा है। हर एक चीज़ के लिए आपको एक निधि की आवश्यकता रहती है। उस निधि की आवश्यकता के इस निधि के बगैर आप कैसे कार्य करेंगे? उसके बावजूद भी गौतम गंभीर जी यहाँ से आगे बढ़े, जहाँ गाजीपुर में से सांसद हैं वो, और सब सांसद और भाजपा आगे आई, और इसमें अपने तरफ से उन्होंने ऐड ऑन करना पड़ा कि 37 कॉम्पैक्टर प्लांट लगाए। नालों को सफाई करने के लिए, छोटे बड़े नालों को सफाई करने के लिए वो करीबन 100 से अधिक मशीनों का अपना उपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल जी केवल फंड ना दे करके एमसीडी कर्मचारियों को भी वेतन रोका हुआ है। अभी हमने एमसीडी के कर्मचारी 6,500 कर्मचारी पक्के करे हैं, जो अभी तक आपके पक्के नहीं थे। और 16,000 की अभी घोषणा कर दी गई है कि 10,000 की, 10,000, 6,500 हमने कर दिए हैं। हाँ। 10,000 अभी हम और करेंगे। और जितने भी हम तो ये चाहते हैं कि एक एक कर्मचारी को हम पक्का करें, उनकी नौकरियां पक्के हैं, उनके परिवार अच्छे से सकुशल अपने चला पाएं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारी तरफ से फंडिंग अच्छे से जा रही है, हम फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी अपने कार्यकर्ताओं को उनकी जो सैलरी है वो नहीं दे पा रही है। तो एमसीडी इसमें भ्रष्टाचार कर रही है। बार बार वो जब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमेशा ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, और बदले में भारतीय जनता पार्टी फिर क्यों कुछ नहीं कहती है, अगर जो आप कह रहे हैं वो सच है तो? अब ये अरविंद केजरीवाल जी का कौन विश्वास करे? वो तो साफ सफ़ेद झूठ बोलते, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के भी कसम खा चुके हैं। वो भी उनकी कसम झूठी निकली। गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तो उनकी बात का क्या विश्वास करना?
ये सरासर झूठ बोल रहे हैं वो और कुछ नहीं कर रहे। और फंडिंग की बात, फंडिंग तो वो कुमार विश्वास जी ने अभी खोला है, उनका खुलासा करा है। फंडिंग की बात करें तो वो खालिस्तानी को सपोर्टर समर्थक जो हैं उन एजेंसियों से वो फंड लेकर के पंजाब में चुनाव लड़े पिछली बार के, और इस बार भी लड़ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये उन चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया, इन सब चीज़ों को अपने उसमें। तो ये सब चीज़ें सब भ्रमित करने के लिए केजरीवाल जी की राजनीति और कुछ नहीं। जैसे कि आपने कहा कि कुमार विश्वास जी ने कहा कि अभी जब उन्होंने कुमार विश्वास जी ने एक वीडियो वायरल हुआ, उनको बोला, उसके तुरंत बाद में केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ऐसा कौन सा आतंकवादी है जो स्कूल बनवाता है, ऐसा कौन सा आतंकवादी है जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इतना अच्छा करवाता है, अगर ऐसा है तो मैं एक स्वीट आतंकवादी हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? अब स्वीट हैं या सौर आतंकवादी हैं वो तो वो ही जाने वो कौन से वाले आतंकवादी हैं, लेकिन हम तो आतंकवादी को आतंकवादी ही जानते हैं। जो केजरीवाल जी परिपूर्ण तरीके से वो देशद्रोह और आतंकवाद के काम कर रहे हैं। और स्कूल बनाना और आपको स्वास्थ्य आपकी सुविधाएं देना, मुझे एक बात बता दीजिए, पूरे 6 साल के 6.5 साल के उनके कार्यकाल में एक हॉस्पिटल का नाम, आप इतने अच्छे आपके पत्रकार हैं, आप एक पूरी दिल्ली में एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में खुला हो। एक जो स्कूल मुझे नया बता दीजिए। शिक्षा नीति की बात करते हैं, उनके शिक्षा मंत्री सुशील ये आपके सिसोदिया जी, तो वो बता दें कि एक स्कूल, अब एक स्कूल में जो पहले से ही वहाँ पे 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें क्लासरूम निर्धारित हैं, क्षेत्रफल निर्धारित है, क्षेत्रफल में ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, उसमें आप कमरे बढ़ाते जा रहे हैं, कमरे बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें बच्चे बढ़ाते जा रहे हैं। अब जहाँ 300 बच्चे थे वहाँ पे 700 बच्चे हो गए, तो बाकी जो 400 बच्चे बड़े हैं उन 400 बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान तो वही है, टॉयलेट तो वही है, सब चीज़ वही है। एक नई बिल्डिंग नहीं बनाई गई, ऐसा भेदभाव क्यों? और एक एरिया में कुछ लिमिटेड बच्चे ही तो अपने रहते हैं, उन लिमिटेड बच्चे वहीं स्कूलों में जाएंगे। मेरे क्षेत्र की अगर अम्बेडकर नगर विधानसभा की मैं बात करूं तो हमारे जो पिछवाड़ वार्ड के बच्चे हैं, अपने मदनगिरी वार्ड के बच्चे हैं, वो 7-8 किलोमीटर दूर जाते हैं आपका स्कूल में पढ़ने के लिए, और एक आपकी ट्रांसपोर्ट की बस नहीं दी गई है उनको, बेचारों को प्राइवेट अपने रिक्शे, अपने ठेले, इन सब चीज़ों को लगाना पड़ रहा है अपने स्कूलों तक जाने के लिए बच्चों को। तो क्या सुविधाएं हैं, ये क्या चीज़ें हैं जो केजरीवाल जी दावे करते हैं? जी, केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने क्या नाम है, जो स्कूल थे उनमें 20,000 नए क्लासरूम बनवाए। मैं आपकी बात को मानती हूँ कि उन्होंने कोई नया स्कूल नहीं बनवाया, और वो तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने स्कूल को दिखावटी, जो बाहर से दिखने में अच्छा लगे, उसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा में भी कार्य करे। शिक्षा में वो कहते हैं कि हमारे जो अब सरकारी स्कूलों से पढ़ के बच्चे निकलते हैं, उसमें से अगर 50 बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो उसमें 11 बच्चे नीट क्लियर करते हैं। तो हमने जो शिक्षा की व्यवस्था है, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका है, उन सब में सुधार किया है। और वहीं अभी केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि उन्होंने जो अभी एमसीडी के स्कूल देखे जाएं और दिल्ली सरकार के स्कूल देखे जाएं, तो उनमें उन्होंने कहा कि अभी तक एमसीडी के 9 स्कूल बंद करवाए गए, और वहीं 2.5 लाख बच्चे एमसीडी के स्कूल के जो पढ़े हुए हैं वो दिल्ली स्कूल में आए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, मैं जानना चाहूँगी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो वो अपने शिरोमणि स्वराज का जो उन्होंने मुद्दा उठा करके, ये कांग्रेस भी कांग्रेस है, ये कांग्रेस के बहुत बड़े अपने चेले कह लीजिए इनको या क्या कह लीजिए। जब से खालिस्तान का मुद्दा आया तो मेरे तो उनके प्रति बिल्कुल सम्मान नहीं, देशद्रोही के प्रति मेरे लिए कोई सम्मान, आतंकवादी के प्रति मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। तो उनके तो जो कांग्रेस के वो रहते हुए, अब उन्होंने एक बात बोला, आपने बोला कि स्कूल बनने को अपने कमरे बढ़ाए, वही मैंने आपको बताया। अगर स्कूल में बच्चे जहाँ 300-400 बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे आज 700-800 बच्चे पढ़ गए। खेल का मैदान तो वही है, क्लासरूम में आपकी लिमिटेशन है, आपके टॉयलेट की लिमिटेशन है, तो उसको करके क्या फ़ायदा जो वो अरविंद केजरीवाल जी अपने तरफ से बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 9 स्कूल एमसीडी के जो है कम हो गए, हम 14 नए स्कूल एमसीडी के हमने तैयार करें। ऐसे स्कूलों का क्या फ़ायदा जिसमें आप क्लासरूम बढ़ाते जा रहे हो और बच्चे नहीं हैं। और तो और जो वो बोल रहे हैं, एक स्कूल बनाया गया, हमारे सांसद जी रमेश बिदूड़ी जी जो दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं, रमेश बिदूड़ी जी ने उनका खुलासा करा, जो काम एक हद से हद 15 से 20 लाख रुपए में क्लासरूम बन सकता था, वो 2.5 करोड़ रुपए में एक क्लासरूम बना रहे हैं। ऐसा कौन सा ताजमहल खड़ा कर रहे हैं वो, जो आप वो कूड़े के ढेरों को ताजमहल से तुलना कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा ताजमहल खड़ा कर रहे हैं? केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। यहाँ तक भी मैं बोलूँगा, जो अपने पिछली बार खुलासा हुआ, खुद जो टीचर्स थे जो परमानेंट नहीं हुए हमारे स्कूलों में, उन टीचरों को इन्होंने स्पेसिफिकली एक विशेष समुदाय के लोगों को ही परमानेंट करा, विशेष समुदाय के लोगों को ही उन्होंने नौकरियां दी, विशेष समुदाय के लोगों को, उनके मौलवियों को ही इन्होंने अपना मासिक भत्ते वेतन देने का अपना काम करा। और
आप दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु क्या हिंदू धर्म के पुजारियों का इसमें कोई हक नहीं है? क्या वो दिल्ली में देश के नागरिक नहीं है? या वो क्या हिंदू धर्म का प्रचार करना वो गलत काम है? अगर वो पूजा पद्धति अपनाते हैं, एक रिलीजन फॉलो करते हैं, तो उनको लिए वो मासिक वेतन नहीं होना चाहिए? इस चीज को करते हुए हमारे सांसद जी रमेश बिदूड़ी जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भरपूर भरसक प्रयास करा, इस कुंभकर्ण केजरीवाल की आंख खुलवाई, और इसकी आंख खुलवाने के बाद आज उनके मासिक वेतन 5,000 से ज्यादा मंदिर के पुजारियों को मासिक वेतन देना शुरू करा है। तो ये सब कार्य है जो भाजपा की सरकार चिंता करती है, देखती है। जी, तो फिर जैसे कि आप बता रहे हैं कि केजरीवाल ने ये काम नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी काम करे, तो दिल्ली की जनता ये सारी चीज़ें क्यों नहीं देख पा रही है? वो क्यों फिर पिछली बार जब चुनाव हुए तो क्यों पूर्ण बहुमत के साथ केजरीवाल की सरकार बनी? आखिर दिल्ली की जनता मूर्ख है क्या कि वो केजरीवाल को चुन रही है और भारतीय जनता पार्टी को नहीं देख पा रही है, वो इतने काम कर रहे हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं बिल्कुल कहूँगा दिल्ली की जनता बिल्कुल मूर्ख नहीं है। मैं कहूँगा कि जो हमारी दिल्ली की जनता है उसे भ्रमित करा जा रहा है। उनको और चीज़ों के प्रबंध, जैसे वो फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में डाल करके शिक्षा प्रणाली, दिल्ली दंगे, इन सब चीज़ों को उनके आगे परोसा जा रहा है। और तो और आपके कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, एक नई आपकी ट्रांसपोर्ट की बस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो वो कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं। हम पहले जो अगर अस्पतालों की बात करी जाए तो केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि पहले जो अस्पताल हुआ करते थे उनमें बिस्तर तक नहीं होते थे, बेड नहीं होते थे, अब बेड की कमी नहीं है। अगर साफ सफाई की बात करी जाए तो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन वहीं अब इलाज की बात आए तो लोग सबसे पहले सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। उसके बारे में आप क्या जी, दिल्ली को बिल्कुल भ्रमित कर रखा है। सबसे पहले आपने मेरे से पूछा मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, वहाँ पे कुत्ते और घोड़े और ऐसी तस्वीरें आप लोग पत्रकार के माध्यम से ही मेरी जानकारी में ये सब चीज़ गई हैं। और तो और पीछे एक दवाई दी गई जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चलेगी। ऐसे मोहल्ला क्लिनिकों को खोलने की बात कर रहे हैं वो, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक खोल के जो ये कत्ल खाने खोल रखे हैं एक तरीके से, जो बच्चों को एक्सपायर मेडिसिन या कुछ भी मेडिसिन कोई भी दे देता है, कोई भी कंपाउंडर हो या कोई भी हो, वो आपका दवाई दे रहा है। ऐसे कौन सा मोहल्ला क्लिनिक है आपने जो खोले हैं? और आपने मेरे से ये क्या सवाल और आपने मेरे से करा था? जी, मैंने कहा था कि अभी ये जो उनका कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, सॉरी, अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकाल रहा, वो भारतीय जनता पार्टी के काम जनता ने क्यों नहीं देखे? वो केजरीवाल जी, मैं उसे बताऊं। केवल बहकाया जा रहा है, जनता को भ्रमित करा जा रहा है। ये भ्रमित करने में बहुत अच्छे हैं। जैसे इन्होंने कर दिया अपना फ्री पानी फ्री बिजली के चक्कर में भ्रमित करने का काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, हमारे पुष्पविहार वार्ड से, मदनगिर वार्ड से हमारे बच्चे जो हैं स्कूल तक बसों में जा रहे हैं, अपना किराया दे रहे हैं। ऐसे फ्री बिजली पानी का क्या फ़ायदा? वो हर महीने के 1,000 से 1,500 रुपये, 2,000 रुपये तक भी एक बच्चा रिक्शे वाले को दे रहा है अपने स्कूल आने जाने के लिए। फ्री बिजली का क्या फ़ायदा, ये उनसे पूछिए जो लोग नोएडा में रहते हैं और अपने प्रति माह जो उनका बिजली का बिल होता है 6,000 से ऊपर आता है, और अभी लोग खुश हैं। उसके बाद में भी जब सर्वे हुए तो उसमें पता चला कि अभी भी अगर देखा जाए तो उनके टैरिफ रेट्स में कोई इतनी घाटे में नहीं आई है, सरकार नफ़ा में ही चल रही है। यानी अगर ये फ्री बिजली फ्री पानी लोगों को मिल रहा है तो आपको लगता है कि ये बुरा काम है? फ्री बिजली पानी मैं ये चाहूंगा निशि जी, एक तो आप जाकर के दिल्ली में रहिए और तब आपको मैं पता दिल्ली में ही लगेगा, रहती हूँ। तो आपको ये पता लगेगा निशि जी, जब आप गौर फरमाएंगे कि उसमें जो बिल है वो बढ़ चढ़ के आते हैं। आपके 1 महीने 2 महीने आपका बिल कम आएगा, उसके बाद फिर घुमा करके उनको बिल को बढ़ा दिया जाएगा। और तो और आपका जो है ये फ्री पानी, अरे फ्री पानी पीने लायक तो दीजिए। गंदा पानी, गटर का पानी आप दे रहे हो। ऐसा फ्री पानी कौन पिएगा जिससे आदमी नहा नहीं सकता, हाथ नहीं धो सकता, वो पीने के आप पानी दे रहे हो। ऐसी सुविधाएं दे रहे हो आप लोगों को। एक ट्रांसपोर्ट की बस आपने नहीं दी है, ये परिवहन है? ये दिल्ली की इतनी बढ़िया सड़कों से जी परिवहन की अगर बसों की बात करें तो उन्होंने और नई बसें अभी निकाली हैं, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं बसों में जाने की। और वहीं बात करें सुरक्षा की तो अब महिलाओं के लिए तो उन्होंने पहले ही फ्री टिकट्स कर दिए थे वहीं जाने के लिए। अब उन्होंने कहा कि और ज़्यादा से ज़्यादा बस मुहैया कराई जाएंगी ताकि लोगों को, जो कि उन्होंने कहा कि ये कोरोना काल में इन्होंने कहा था कि एक सीट पे एक ही बैठेगा, एक सीट खाली रहेगी। कोविड नियम को पालन करते हुए बसें चलाई गई थी, उसके बाद में अब नई बसें आई गई हैं। तो आपने वो बस नहीं बहुत देखी शायद। एकदम कड़ी से कड़ी में आप बहुत सारे सवाल एक बारी में पूछ जा रहे हैं। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो बोला कि आप महिलाओं के लिए मार्शल देंगे, कहाँ है मार्शल? नहीं है। उन्होंने बोला फ्री बसें देंगे, चुनाव से पहले फ्री पिंक टिकट उन्होंने लॉन्च करी, आज कहाँ है पिंक टिकट? बंद कर दी गई।
उसके बाद उन्होंने बोला कि हम बसें लाएंगे, एक भी नई बस 7 साल में नहीं लाई है। अब जब एमसीडी के चुनाव सर पर हैं, आने वाले हैं, तो दुनिया को, जनता को भ्रमित करने के लिए दोबारा से एक इलेक्ट्रिक बस का, एक सिंगल इलेक्ट्रिक बस पूरी दिल्ली में, जहां पे 2.5 करोड़ से ज़्यादा जनता रहती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने वालों की अगर मैं बात करूं तो मेट्रो वगैरह हटा दे और सिर्फ केवल और केवल आप बसेस की बात करें तो आपका 25 लाख से ऊपर लोग हैं जो बसेस के ऊपर निर्भर हैं। 25 लाख के लोगों में एक बस, तो ये किस प्रकार से काम करने का तरीका हुआ? जी, तो आपको क्या लगता है अगर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी आती है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आती है तो आप आप किस तरीके के काम करेंगे जो अभी आपको लगता हो कि इनके कार्यकाल में ये कमी रही है? एमसीडी में और आने वाली विधानसभा चुनावों में भाजपा की दिल्ली सरकार आएगी, और ज़रूर आएगी। मैं जानता हूँ जनता जो है उस पर विश्वास जताएगी, हम पे आशीर्वाद देगी अपना। सबसे पहले तो ये दिल्ली दंगे जो हुए, ऐसे दंगे नहीं होंगे, हमने नहीं देखे इस प्रकार के दंगे। दलबीर नेगी को काट के, उस बेचारे बच्चे को काट करके, वो इनके आतंकवादी जिहादी मानसिकता के ताहिर हुसैन ने उनको गटर में डाल दिया, पुलिस वालों के ऊपर पथराव करा। ये हम सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित रहें। आज शराब के ठेकों के हर वार्ड में खोलने के जो इन्होंने अपना प्रचलन चलाया, ये किस प्रकार की नीतियां हैं? कह रहे हैं कोई सरकारी ठेका, अरे आबकारी नीति यदि होगी, सरकार अगर आपका शराब के ठेके खोलती है तो उससे रेवेन्यू जनरेट करती है, वो रेवेन्यू जनरेट करके आपके मेरे लिए बहुत सारे विकास के कार्य हैं जो हो सकता है। सरकार घाटे में चल रही है, फ्री के बिजली पानी के ढकोसलेबाजी में इन्होंने माइनस में ला दिया, घाटे में ला दिया है जल बोर्ड को और बिजली विभाग को इन्होंने। और तो और अब सरकारी ठेके बंद करके वहां पे जो पंजाब में बैन ठेके वाले हैं, जो ब्लैक लिस्टेड ठेके वाले हैं, उनको दिल्ली में निमंत्रण दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी, और उनको ला करके सारे वार्डों में ये 800 से ऊपर शराब के ठेके खोल रहे हैं। इनसे एक स्कूल नहीं खोला गया, ये 800 से ऊपर शराब के ठेके खोल रहे हैं, इनसे एक अस्पताल नहीं खोला गया इस 7 सालों में। ये किस तरीके का अपना देश देना चाहते हैं? और तो और बच्चियों की उम्र पीने की जहां तक थी वहां 25 साल और उससे ऊपर की थी, उस 25 साल के से घटा करके 21 साल कर दिया। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वापस से 25 साल उम्र होगी जब हमारी सरकार आए। जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो इन्होंने शराब के ठेकों को लेके और शराब को लेके जो पॉलिसी लाई है, बहुत ही खराब पॉलिसी है। यहाँ तक कि मैं चाहूँगी कि इसमें बदलाव हो, ये पॉलिसी बहुत ही खराब है। सबसे पहले मैं इसमें एक बात और बोलना चाहूँगा। अब आप महिलाएं हैं, आप यदि जाएंगे अपना काम को ख़त्म करके, आप जैसे दिल्ली रहते हैं, आप नोएडा से आप दिल्ली जाएंगे मेट्रो के माध्यम से, अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जैसे भी जाएंगे, वहाँ पे आप उतर करके शराब के ठेके, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुरुद्वारा, कुछ नहीं छोड़ा अरविंद केजरीवाल जी ने। मतलब कि इसको पूरा शराब का दिल्ली को लाचार लचर कर दिया है, बिल्कुल मोहताज कर दिया है। इसको शराब के ठेके खोल करके एक के साथ एक बोतल फ्री बट रही हैं, लाइनें लग रही हैं। किस प्रकार की दिल्ली का निर्माण कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? इनसे तो बस भगवान ही बचावे। तो अब जैसे कि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, आपका किस तरीके का कार्य आप करेंगे एमसीडी में? जैसे कि अब अगर आपको भगवान करे आपको टिकट मिले तो उसमें आपको क्या लगता है किस तरीके के काम आप करेंगे? क्या क्या जनता की हित के लिए काम होंगे जो कि आपको लगता है कि ये अभी सरकार नहीं कर रही है? और अगर हालांकि अभी भी भाजपा ही एमसीडी से है, तो अगर विधानसभा चुनाव से भी जीतती है तो क्या लगता है? हमने अब यह समझ लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने लाचार छोड़ दिया है, मोहताज छोड़ दिया है। दिल्ली की जनता के प्रति उनका कोई ध्यान रुझान है ही नहीं। वो तो चाह रहे हैं कि इनकी पार्टियां किसी और प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा तक जा पहुँचें। दिल्ली संभल नहीं रही है, सब जगह जा पहुँचें। तो अब हम ये समझ गए कि हमें खुद ही इस बेड़े को उठाना पड़ेगा और अपनी दिल्ली की जनता को इस आतंकवादी अरविंद केजरीवाल से बचाना पड़ेगा। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि हमने मंदिर के पुजारियों के 5,000 से ज़्यादा अधिक पुजारियों का मासिक वेतन तय करके और ये सुनिश्चित कर दिया कि उनकी आजीविका रहे। उसके बाद हमने 6,500 एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको पक्का कर दिया है। 10,000 कर्मचारी और पक्का करना चाहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि एक एक कर्मचारी पक्का हो जाए। तीसरी, हमारे जितने भी एमसीडी के और हमारे स्कूलों के जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आएंगे, हम केंद्र सरकार से गुहार लगा करके उन चीज़ों को पूरा करवाएंगे और उनको जो कच्चे हैं, टेम्पररी बेसिस पे हैं जॉब जिन टीचरों की, उन सबको हम परमानेंट करवाएंगे। ये हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे रोडों पे पोल्यूशन, जाम जिस प्रकार से रहता है, उन सब चीज़ों को अब हमें ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा अपनी दिल्ली को बचाने के लिए। ये हम हर एक कार्यकर्ता ने ये दृढ़ संकल्प उठा लिया है कि इस आतंकवादी केजरीवाल से दिल्ली को और दिल्ली की जनता को, इन दिल्ली दंगों को दोबारा ना होने देने के लिए हमें आगे बढ़ चढ़ के काम करने पड़ेंगे। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय इतनी ही अनुमति देता है आज हमें। फिर किसी बड़ी हस्ती के साथ रूबरू होंगे और गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।